हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 5। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 नहीं देखे हैं वे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5, जिसमें पढ़ेंगे VBI शॉर्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक। ठीक है, जो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर देखिए इसके पहले वाले वीडियो को और आज यहाँ से देखना चालू कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या है 41। ठीक है, प्रश्न है मॉडुलन क्या है। ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। सिंपल प्रश्न है कि मॉडुलन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए उत्तर है इसका, जो श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, जो श्रव्य तरंग होता है इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अब देखिए इसे अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। श्रव्य तरंगों को अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, इसे दूर तक भेजने के लिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। तो इसे दूर तक भेजना होता है, तो दूर तक भेजने के लिए क्या किया जाता है, श्रव्य तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंगों पर क्या किया जाता है, अध्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जिसकी आवृत्ति अधिक होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, यह अधिक दूरी तय करता है, तो इसके माध्यम से जो ये श्रव्य तरंग होता है यह भी अधिक दूरी तय करने लगता है। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, मॉडुलन कहते हैं। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लीजिए कि श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। इसे दूर तक भेजने के लिए विद्युत तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, जिसकी आवृत्ति अधिक होती है। इस क्रिया को मॉडुलन कहते हैं। ठीक है, अब है कि मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसी प्रश्न में इसका उत्तर है, देखिए श्रव्य तरंग को बहुत अधिक दूरी तक भेजने के लिए, चूंकि हम लोग जानते हैं श्रव्य तरंग अधिक दूरी तक नहीं जा सकता है, तो इसे अधिक दूरी तक भेजने के लिए मॉडुलन की आवश्यकता होती है। ओके, तो यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे प्रश्न संख्या 42। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 42 है, सूक्ष्म तरंगे क्या है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका उपयोग भी लिख सकते हैं, तो इसका उपयोग लिखे। देखिए उत्तर है, सूक्ष्म तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होता है। पूछा जाए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए इसका उपयोग है 1 नंबर, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग अणुओं तथा परमाणु के खोज में किया जाता है। तो पहला हो गया कि इन तरंगों का उपयोग करके अणुओं तथा परमाणुओं का खोज किया जाता है। दूसरा उपयोग देखिए क्या है इसका, इसका उपयोग रडार में किया जाता है। जो रडार होता है संचार व्यवस्था, उसमें क्या होता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर है, इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन, क्या होता है, माइक्रोवेव जो चूल्हा होता है उसमें किया जाता है। तो माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि सूक्ष्म तरंगे क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए 44 है, डायोड को वाल्व क्यों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो डायोड होता है उस डायोड को वाल्व क्यों कहते हैं। तो देखिए उत्तर, जिस प्रकार वाल्व का उपयोग किसी पाइप से प्रवाहित
द्रव के मार्ग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार डायोड का उपयोग ट्रांजिस्टर या किसी उपकरण में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि डायोड को वाल्व कहते हैं। यानी ठीक है, जो डायोड का काम है वो वाल्व की तरह है। वाल्व का क्या काम होता है? तो वाल्व जो होता है वह किसी पाइप से प्रवाहित द्रव के मार्ग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक उसी प्रकार जो डायोड होता है, क्या होता है? डायोड वह ट्रांजिस्टर या किसी विद्युत उपकरण में, ठीक है, विद्युत धारा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी यह डायोड की वाल्व की तरह ही यह भी क्या करता है? कार्य करता है। और यही कारण है कि डायोड को भी क्या बोल देते हैं हम लोग? वाल्व कहते हैं, यानी वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि डायोड को वाल्व क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या क्या है? 45। ठीक है, देखिए 45 प्रश्न हम लोग का है, एलईडी क्या है? प्रश्न क्या है? एलईडी क्या है, इसका उपयोग लिखे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लीजिए कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए सबसे नीचे यहाँ लिखे, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एल से क्या होगा? लाइट, ई से क्या हो गया? इमिटिंग, और डी से क्या हो गया? डायोड। हिंदी होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, समझ में आ गया? एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, प्रश्न था एलईडी क्या है। तो देखिए एलईडी जो है एक साधारण डायोड है। एलईडी क्या है? एलईडी एक साधारण डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। हम लोग पढ़े होंगे कि बायसन कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के, फॉरवर्ड बायस होता है और एक क्या होता है? रिवर्स होता है। ठीक है, तो एलईडी जो होता है यह एक साधारण डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। ठीक है, जब जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे से मिलते हैं और उदासीन होते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? मिलते हैं, तो मिलेंगे तो क्या होंगे? उदासीन होंगे। तो उनके द्वारा लाई गई जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो एलईडी में क्या होता है? एलईडी में जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कहाँ मिलते हैं? जंक्शन पे मिलते हैं, तो उनके द्वारा लाई गई जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलईडी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। देखिए इसमें दो प्रश्न था, एक है कि इसका उपयोग लिखे, यानी क्या करना है? हमें एलईडी का उपयोग लिखना है। तो देखिए अगला पेज में हम लोग डालें इसको कि एलईडी का उपयोग क्या है। ठीक है, वही प्रश्न का उत्तर है। तो एलईडी का उपयोग, पहला देखिए एलईडी का जो उपयोग होता है वो ट्रैफिक लाइट में किया जाता है। तो सिंपल है, एलईडी प्रकाश देता है, तो इसका उपयोग जो होता है वो ट्रैफिक लाइट में किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग कैलकुलेटर और घड़ी में किया जाता है। तो एलईडी जो होता है इसका उपयोग बहुत सारे कैलकुलेटर या वॉच यानी घड़ियों में किया जाता है। तीसरा देख सकते हैं कि इसका उपयोग माउस में भी किया जाता है। जो माउस होता है कंप्यूटर माउस, इसमें हम लोग क्या करते हैं? एलईडी का उपयोग किया जाता है। एक हो गया 4 नंबर, उन्नत कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी हाई क्वालिटी के कम्युनिकेशन सिस्टम में एलईडी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पढ़े एलईडी का उपयोग, एलईडी क्या है और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, अगला प्रश्न अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है, डोपिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या प्रश्न है? 46 नंबर, डोपिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए डोपिंग क्या होता है? जो शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए बाहर से उसमें कुछ अशुद्धियां जैसे वर्ग 13 के तत्व या वर्ग 15 का तत्व मिलाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, और इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। चलिए पुनः समझते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो बहुत ही कम सुचालक होता है, न के समान सुचालक होता है। तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें ग्रुप 13
ठीक है। वर्ग 13 के तत्व या वर्ग 15 के तत्वों को क्या किया जाता है, अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है। जब अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, डोपिंग, ठीक है। और जो मिलाया जाता है याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट, ठीक है। तो जो मिलाया जाता है अशुद्धि उसको डोपेंट बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें बाहर से जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती है उसे डोपेंट कहते हैं और इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये क्या लिखा है तो कहाँ देखिएगा, यहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर अत्यंत पतली कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है। तो सिंपल प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है एक बहुत पतला कांच या प्लास्टिक से बना हुआ क्या होता है, एक तार होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जिसमें सूचना को प्रकाश के माध्यम से बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। यानी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा सूचना को प्रकाश के माध्यम से तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। यह जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए हमेशा एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसको TIR भी कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो समझ में आ गया, ऑप्टिकल फाइबर अत्यंत पतली कांच या प्लास्टिक से बना एक तार होता है जिसमें सूचना को प्रकाश के माध्यम से बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसका उपयोग, तो उपयोग देख लीजिए, सूचना को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, इंटरनेट के सुचारू रूप से संचालन में भी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के दो महत्वपूर्ण उपयोग है और यह ऑप्टिकल फाइबर का परिभाषा है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 48, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 48 क्या है, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है, अन्योन्य प्रेरण पढ़े होंगे कि प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्तर है कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें हम लोग क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो उसके निकट रखे द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली है, मान लीजिए यहाँ एक कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली में हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसके निकट रखे ये जो द्वितीयक कुंडली है इसमें स्वतः विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित होने लगता है, विद्युत धारा प्रेरित होने लगता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो उसके निकट रखे द्वितीयक कुंडली में भी विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा क्या होता है, प्रेरित होता है स्वतः, और इसी घटना को क्या नाम दिया जाता है, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। नोट में देख लीजिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है। हमेशा पूछा जाता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ओके, तो इस प्रकार क्या पढ़े, प्रश्न संख्या 48। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 49।
देखिए 49 प्रश्न हम लोग का, भंवर धारा क्या है, इसका उपयोग लिखे। तो शायद हम लोग उपयोग पढ़े हैं, फिर भी देखिएगा यहाँ लिखेंगे। तो पहले पढ़ेंगे भंवर धारा क्या है। तो उत्तर देखिए, जब किसी चालक से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होती है और उसमें परिवर्तन होता है तो चालक के पृष्ठ पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, भंवर धारा क्या है। तो जब कोई चालक हो तो उस चालक से चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, प्रवाहित हो, और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो स्वतः ही उस चालक के पृष्ठ पर एक विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा जाए कि भंवर धारा का उपयोग, तो लिखें यहाँ, भंवर धारा का उपयोग जो होता है वह विद्युत चुंबकीय ब्रेक में किया जाता है, प्रेरण भट्ठी में किया जाता है और स्पीडोमीटर में किया जाता है। तो ये हो गया आपका भंवर धारा का परिभाषा और भंवर धारा का उपयोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 50। देखिए प्रश्न संख्या 50 है, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। यानी एम्पियर क्या है बोल सकते हैं। तो देखिए इसको बल से रिलेट करके परिभाषा दिया गया है कि 1 एम्पियर वह धारा है। ठीक है, 1 एम्पियर वह धारा है जो हवा में स्थित 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, हवा में दूरी पर कितने दूरी पर स्थित होंगे, 1 मीटर की दूरी पर दो समानांतर अनंत लंबाई के तारों से प्रवाह करती है और उस तार के 1 मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। ठीक है, यानी 1 एम्पियर वह धारा है जो हवा में स्थित 1 मीटर की दूरी पर दो समानांतर अनंत लंबाई के तारों से प्रवाह करती है और उस तार के 1 मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। देखिए हम लोग पढ़े कि F बराबर होता है μ0/4 2I1/2I1I2/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ I1 और I2 क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर मान लीजिए, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ रख दीजिए। तो F बराबर μ0/4 का मान कितना होता है, 10⁻⁷। ये 2 आ गया सामने, ये I1 का मान 1, I2 का मान 1, A का मान 1। तो कितना हो गया, F बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। अगर बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है तो इससे साबित हो रहा है कि जो I1 I2 है वो कितने एम्पियर के होंगे, 1 एम्पियर। तो इस प्रकार हम लोग 1 एम्पियर का परिभाषा देते हैं। ओके, तो इस प्रकार आज हम लोग क्या पढ़े, 12th VVI शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 5। ध्यान रखिएगा यह क्या है, यह पार्ट 5 है। इसके पहले 1 से लेकर 4 तक अपलोड हुए हैं, जिसमें लेके 1 से लेकर 40 तक वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें 40 से लेकर 50 तक। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके।